हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ में अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर ज़रूर कर देना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यही वो क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन पूरी है और आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर ये वीडियो आप लोग पूरा देखना। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। हमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन करेंगे तो ये सभी के सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर ट्रू फॉल्स और फिर फिल इन द ब्लैंक। साथ में आपको हम यहाँ पर शॉर्ट्स क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो आप लोगों को वीडियो बीच में छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो की क्वालिटी को अगर आप लोग बढ़ा लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा अच्छी नहीं है। इस वजह से आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ स्प्लीन। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। स्प्लीन इज रिजर्वायर ऑफ, ठीक है। तो स्प्लीन का अगर इसका आंसर बात करें तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आरबीसी, फ्लूइड्स, डब्ल्यूबीसी, ऑल ऑफ टाइप ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का ये रिजर्वायर होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी कैरी। तो जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कैरी करती है? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक अपवाद है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओनली पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। बाकी सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद पीएच ऑफ सलाइवा इज, ठीक है। तो सलाइवा का पीएच कितना होता है? ऑप्शन है आपके 3.8, 6.2, 8.3 और 3.6। तो अगर आपको इन सभी के आंसर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोगों को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.2 इसका पीएच होता है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 1.4 का लिखा है कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू। तो कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे ओपन होती? वो होती है ड्यूडेनम में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगर देखो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उस डाउट को आप लोग गूगल कर लीजिए या फिर किसी और से पूछ लीजिए, या फिर आप लोग कमेंट में भी बता देना। अगर किसी का भी आंसर गलत हो जाता है तो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बता देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने जो बताया वो गलत है या फिर सही है। जो भी आपको लगता है डाउट है वो कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे हम आपके कमेंट का रिप्लाई करें और आपके डाउट भी क्लियर कर सकें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। जो भी आपका वेस्ट होता है वो कैसे जाएगा? यूरिनरी सिस्टम से। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पहले से इनके आंसर पता है तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। लिखा हुआ है 2.1 क्वेश्चन है, ठीक है, कि कॉलन इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कॉलन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉलन जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो आप सभी को पहले से पता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है एट्रोपिन सल्फेट 1% इज यूज्ड ओनली रेटिनोस्कोपी। देखो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आप जो भी डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो आपका ऑप्टोमेट्री हो, चाहे ओटी हो, चाहे ईटीसीटी हो, चाहे फिर लैब टेक्नीशियन हो, चाहे फिर एक्सरे टेक्नीशियन, तो जो भी आपका फर्स्ट पेपर बनेगा तो वो पेपर जो है आपका
डिपार्टमेंट से रिलेट करेगा काफ़ी ज़्यादा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपके सेकेंड पेपर से देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट पेपर एग्जाम देंगे बट उसमें आपको सेकेंड पेपर के भी क्वेश्चन मतलब देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है लगभग सभी डिप्लोमा के लिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर है ऑप्टोमेट्री का, तो यहाँ पर ऑप्टोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बट सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो ओटी हो, चाहे एनेस्थीसिया हो, चाहे एलटी हो, चाहे एक्सरे हो, कोई भी पैरामेडिकल में कोर्स आप कर रहे हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी। ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ ऑप्टोमेट्री के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है एट्रोपिन सल्फेट 1% इज यूज्ड ओनली रेटिनोस्कोपी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये जो है हम 1% पुपिल डायलेशन में यूज करते हैं, ठीक है। पुपिल डायलेशन में यूज करते हैं या फिर अदर कंडीशन में यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 2.3 इंसुलिन इज सिक्रेटिंग बाय गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर से इंसुलिन बिल्कुल सिक्रेट नहीं होता है, ये होता है हमारे पैंक्रियाज से। कहाँ से, पैंक्रियाज से, तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नेफ्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब नेफ्रॉन किसकी फंक्शनल यूनिट होती है, वो होती है हमारी किसकी, आप लोगों को कमेंट में बता देना है किसकी यूनिट होती है, अगर नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है अल्विलस, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है अल्विलस, ना कि नेफ्रॉन, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल्विलस होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है पैंक्रियाज, ठीक है, ट्रू फॉल्स ही है। पैंक्रियाज इज यूज्ड फॉर अ डायलेशन ऑफ पीपल, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, लिखा हुआ है पैराकेन, ठीक है, पैराकेन इज यूज्ड फॉर डायलेशन ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। देखो ये जो पैराकेन होता है ये एक लोकल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है ना, ठीक है, ये एक लोकल एनेस्थेटिक होता है, इस चीज़ का मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। उसके बाद CPR स्टैंड फॉर, देखो मैं बहुत सारे वीडियोज़ में CPR का पूरा फुल फॉर्म बता चुका हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो CPR का फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि CPR का फुल फॉर्म क्या होता है। हर किसी को बताना, ऐसा नहीं किसी ने कमेंट कर दिया है तो आप कमेंट नहीं करेंगे, आपको CPR का फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। CPR स्टैंड फॉर का मतलब होता है कि CPR का पूरा नाम लिखिए, तो यहाँ पर CPR का पूरा नाम लिखना है, तो आपको CPR का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बोन ऑफ स्कल, हमारे स्कल में कितनी बोन पाई जाती हैं तो उनके बारे में आप सभी को बताना है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 22 जैसे, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज, जॉइंट की स्टडी को क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी, ठीक है, क्या कहेंगे, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को लिखना है, आर्थ्रोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं एंटोनियो वैन लीवेनहुक, ठीक है, एंटोनियो वैन लीवेनहुक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है ये आप लोग स्पेलिंग जो है गूगल भी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद राइट लंग इज कंजेस्ट ऑफ, कितना होता है, 3 लोब्स, राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं। अब शॉर्ट्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है शॉर्ट्स नोट्स ऑफ ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है जिनमें से आपको 4 के आंसर लिखना होता है। तो पहला है डिफाइन द हैंड हाइजीन, तो देखो हैंड हाइजीन क्या होता है, हैंड हाइजीन कब करते हैं, आपको सबसे पहले इसकी डिफिनीसन लिखना है, ठीक है, इसकी डिफिनीसन लिखना है, ठीक है। उसके बाद पर्पज़ लिखना है कि आखिर हमें हैंड हाइजीन क्यों करना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद हैंड हाइजीन के क्या प्रिवेंशन है, नहीं पहले फिर आपको लिखना है आर्टिकल। आखिर हैंड हाइजीन हम लोग करते हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी, जैसे सोप, साबुन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देना है आर्टिकल में। उसके बाद स्टेप, ठीक है, स्टेप आपको लिखना है और टाइम कि आखिर हम हैंड हाइजीन करते हैं तो कितने टाइम तक करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो हैंड हाइजीन क्यों करते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हैंड हाइजीन करते हैं, ठीक है। जिससे जो है हम लोग डर्ट, अपने जो भी हाथों में डर्ट है, जर्म्स हैं या फिर इन्फेक्शियस जो भी एजेंट है उन्हें हम लोग क्लीन करते हैं अपने हाथों को। तो इस तरीके से आप लोगों को इसकी डिफिनीसन लिख देना। उसके बाद स्टेलाइजेशन, तो स्टेलाइजेशन के बारे में आपको लिखना है, इसकी डिफिनीसन लिखना है, इसके फिर पर्पज़ लिखना है कि स्टेलाइजेशन क्यों करते हैं, ठीक है। और स्टेलाइजेशन का क्लासिफिकेशन आपको लिख देना है। सो देखो यहाँ पर स्टेलाइजेशन में आप लोग ये लिख देना कि देखो क्लासिफिकेशन में फिजिकल मेथड, ठीक है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, ठीक है, और रेडिएशन मेथड, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और स्टेलाइजेशन में ऑटोक्लेव के बारे में आप लोगों को लिख देना है, ठीक है, कि ऑटोक्लेव स्टीम अंडर प्रेशर पे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल स्टेलाइज कर सकते हैं, इसका हर चीज़ें, टाइम, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोक्लेव में लिख देना है। तो इससे क्या होगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। देखो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को नोट्स भी बना लेना है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे बताए पॉइंट्स पर भी फोकस करेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मतलब कौन कौन से रूट हैं जिससे आप लोग ड्रग्स दे सकते हो। जैसे क्या होता है, टैबलेट, टैबलेट आप लोग कैसे लेते हैं, माउथ से लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माउथ हमारा एक रूट हो गया। आईवी इंजेक्शन, कोई भी इंजेक्शन लगाना होता है तो वेन में आप लोग इंसर्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, ये भी क्या हो गया, एक रूट हो गया। आईएम इंजेक्शन जो कि आपका मसल्स में लगाया जाता है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक रूट हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को इसकी डिफिनीसन लिखना है, ठीक है। और कौन कौन से रूट हैं, जैसे आपको आईएम लिख देना है, आईएम आईवी के बारे में लिख देना है, ठीक है, और ओरल रूट लिख देना है, ठीक है, और कौन कौन सा सबक्यूटेनियस रूट लिख देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे के सारे रूट लिख देना है, उनके बारे में लिख देना। अब आता है फीमर बोन, आप लोगों को फीमर बोन के बारे में लिखना है और साथ में इसका डायग्राम बनाना है। जैसे अगर फीमर बोन के बारे में आप लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि फीमर बोन जो है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, फीमर बोन जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है, साथ में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ये आपको लिख देना। और ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, इसे हम लोग थाई बोन भी कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को, तो क्या कहेंगे, ये लोकेटेड कहाँ पे होती है, थाई में लोकेटेड होती है, इसलिए हम लोग इसे थाई बोन भी कहते हैं। और ये हमारे जो है बॉडी को एक तरीके से मेंटेन करके रखती है। तो इस तरीके से आप लोग मेंटेन करने का मतलब ये है कि बॉडी का जो भार है ये काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फीमर बोन के बारे में लिख सकते हैं। इसका डायग्राम जो भी आप लोग जैसे भी बनाना चाहें ऐसे इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ जॉइंट, ठीक है, जॉइंट के बारे में आपको लिखना है। अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कराया है कि जॉइंट्स के बारे में अगर लिखना है तो आर्थ्रोलॉजी, ठीक है, आर्थ्रोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था जो कि अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व करा, लिखा हुआ स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड, तो आर्थ्रोलॉजी। तो ये आपको डिफिनीशन में लिख देना है कि जॉइंट की स्टडी को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके फंक्शन क्या हैं वो आप सभी को लिख देना है, और इसके टाइप्स क्या हैं वो आपको लिख देना है, ठीक है। अब जैसे टाइप्स की ही हम लोग बात कर लें तो फाइब्रस जॉइंट, जैसे फाइब्रस जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट के बारे में आपको क्या लिखना है, फाइब्रस जॉइंट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो फाइब्रस जॉइंट, इनमें नो मूवमेंट, मतलब इनमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, स्कल में, और उन्हें क्या कहते हैं, सूचर जॉइंट, ठीक है। तो ये आपके स्कल में पाए जाते हैं और उन्हें हम लोग सूचर जॉइंट करते हैं, और इनमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है, कार्टिलेजिनियस
जॉइंट। तो आपको इसके बारे में लिख देना है कि इसमें भी एक तरीके से लिमिटेड जो है मोमेंट होता है, बहुत ज़्यादा मोमेंट नहीं होता, इसमें लिमिटेड मोमेंट होता है। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाए जाते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कहाँ पर? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो ये आप सभी को एग्जाम्पल में लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये 5 नंबर में भी आता है और 10 नंबर में भी आता है। तो आपको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉइंट में साइनोवियल जॉइंट ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लोगों को लिखना है, क्या क्या आप लोग लिखेंगे, तो देखो ये फ्री होता है एक तरीके से मूवमेंट करने में। ठीक है, आप लोग जिधर भी मूवमेंट कराना चाहते हैं तो उधर करा सकते हैं, तो फ्री मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे नी हो गया, ठीक है, एल्बो हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हो गया जॉइंट। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ ब्लड। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, ब्लड की डेफिनेशन। ये तरीका होता है एग्जाम में लिखने का, ब्लड की डेफिनेशन लिखना है। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो भी आपको ब्लड के बारे में पता है वो सब कुछ आपको लिख देना है। उसके बाद इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आप लोगों को इसके फंक्शन लिख देना है। तो जितना भी आपको ब्लड के बारे में नॉलेज है वो सब कुछ लिख देना है। ठीक है, कि कितना % ब्लड है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, सारी चीज़ें आपको जितना भी आ रहा है, RBC, WBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा प्रोटीन, जो भी आपको नॉलेज में है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, सब कुछ आपको लिख देना है। लास्ट में आपको इसके फंक्शन लिखना है, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो फंक्शन में क्या क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि जो है ब्लड जो है हमारा क्या करता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है और इन्फेक्शन से, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है ब्लड जो है उस। ठीक है, और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो मतलब कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हमारी बॉडी से रिमूव करता है। ठीक है, और ये और क्या करता है, ये हमारी जो भी ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये। तो इस तरीके से इसके फंक्शन हो जाएंगे जो आपको एग्जाम में लिखना होता है। अब हमने सॉल्व कर लिए शॉर्ट्स। अब हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10 नंबर का। तो 10 नंबर आपको तभी मिलता है जब आप लोग 4 पेज में लिखेंगे, जिसमें जो भी डायग्राम बनाना है डायग्राम बनाएंगे, या फिर अच्छे से डेफिनेशन और अच्छे से हेडिंग डाल के लिखेंगे, तो पूरा मार्क्स मिलता है। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिख है कि राइट इन डिटेल्स अबाउट द शॉक। शॉक के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसके टाइप्स लिखना है। ठीक है, क्या क्या लिखना है, शॉक के बारे में अगर आपको लिखना है तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके टाइप्स लिखना है और इसका मैनेजमेंट, किस तरीके से शॉक का मैनेजमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि शॉक जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ठीक है, जिसमें जो है ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, ऑर्गन तक पहुंच नहीं पाता। इस तरीके से जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। और शॉक की बात करें तो इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो आपको लिखना है। जैसे क्या हो जाएगा, हाइपोवॉल्मिक शॉक। चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। टाइप की बात करें तो टाइप में आपका हाइपोवॉल्मिक शॉक। अब ये कैसे होता है, ये आपको देखो, हाइपोवॉल्मिक शॉक आपने लिख दिया। अब इसमें आपको लिखना ड्यू टू ब्लड लॉस। ठीक है, ड्यू टू ब्लड लॉस। तो हाइपोवॉल्मिक शॉक, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जा रहा है तो उसमें हाइपोवॉल्मिक शॉक कॉज कर सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आता है कार्डियोजेनिक शॉक। आप लोगों को लिखना है कार्डियोजेनिक शॉक। अब ये कार्डियोजेनिक शॉक कब होगा, तो हार्ट फेलर। ठीक है, अगर हार्ट फेल हो जाता है तब जाके हमें कार्डियोजेनिक शॉक आ सकता है, शॉक हो सकता है। तो ये आपको लिखना है कि ड्यू टू हार्ट फेलर। अब आता है सेप्टिक शॉक। ठीक है फ्रेंड, सेप्टिक शॉक के बारे में आपको लिखना है। तो सेप्टिक शॉक कैसे होता है, सीवियर इन्फेक्शन से सेप्टिक शॉक हो जाता है। अगर किसी को भी सीवियर इन्फेक्शन है तो वहाँ पर सेप्टिक शॉक कॉज कर सकता है, तो ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है, अब अगला अगर आप लोग और लिखना चाहते हैं तो एनाफिलेक्टिक शॉक लिख सकते हैं। क्या, एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये आप लोग लिख सकते हैं, एनाफिलेक्टिक। ठीक है, ये किससे होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन से होता है। एनाफिलेक्टिक जो शॉक है ये एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन से होता है। ये हो गए हमारे टाइप्स। अब आएगा कि ट्रीटमेंट। ठीक है,
मतलब कि मेडिकल मैनेजमेंट, ये भी आपको लिखना होगा। इसमें आप लोग लिख देना आई फ्लूइड, ठीक है। अब जैसे ब्लड लॉस हो रहा है तो आपको फ्लूइड तो देना पड़ेगा ना, और ऑक्सीजन थेरेपी आप लोग दे सकते हैं कि ऑक्सीजन मतलब कमी हो रही है, पेशेंट ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा तो उसे आप लोग ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, और जो भी मेडिकेशन करना है वो मेडिकेशन करेंगे, और जिससे जो है ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज किया जा सके। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है डिटेल्स डिस्क्राइब्ड अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एक ही होता है। अगर आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो दोनों में आपको सेम लिखना है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। इसमें क्या क्या कंजिस्ट करता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपका हार्ट, ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ये सब कंजिस्ट करता है। तो इनके बारे में आपको लिखना है, साथ में हार्ट में कौन सी मसल्स होती हैं, इनकी लेयर क्या है, मतलब सारी चीज़ें आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में लिख देना। फंक्शन क्या है, सब कुछ आपको अच्छे से लिख देना है, ठीक है, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। साथ में हार्ट, ठीक है, हार्ट का डायग्राम आप सभी लोगों को अच्छे से बना देना है, तभी आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आता है राइट इन डिटेल्स अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोगों को इसकी डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन आप लोग लिख देंगे, ठीक है, और क्या क्या कंजिस्ट करता है वो आपको लिख देना, जैसे नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी फंक्शन एंड रिस्पॉन्स, इस तरीके से आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं। और इसमें CNS हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसके बाद पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरी जिसको आप लोग PNS बोल सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। इसमें फंक्शन क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नर्वस सिस्टम में लिखना है, और साथ में न्यूरॉन का डायग्राम भी बना देना, जिससे आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अब 5.5, तो अगर कोई ऑप्टोमेट्री का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा लास्ट तक तो उसे अच्छे से पता होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है राइट इन डिटेल्स माइड्रेटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग, इनके बारे में तो उसे अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये है ऑप्टोमेट्री का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो जो ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट होंगे तो उन्हें इसके बारे में ज़रूर अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो जैसे अब माइड्रेटिक्स ड्रग की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये जो है हमारे ड्रग्स जो है पुपिल को डायलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, पुपिल को डायलेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन हो गया, ठीक है, ये हो गया, और फेनिलफेरिन, ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ आप लोग देख सकते हैं, फेनाइलफेरिन, ये ड्रग्स होगा जो कि पीपल को डायलेट करने के लिए यूज में लाते हैं। उसके बाद आपको इसके बारे में भी लिखना है, साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स। तो ये क्या करते हैं, ये जो है सिलेरी जो मसल्स होती हैं उन्हें पैरालाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों, अगर आप लोग ऑप्टोमेट्री के हैं तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट के पेपर में ही देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब अबाउट द बेसिक ऑफ नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस, ठीक है। तो नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस के बारे में लिखना है। तो देखो नेक्रोसिस क्या होता है, अपोप्टोसिस क्या होता है, इस चीज़ को आपको पहले समझना होगा, तभी आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे नेक्रोसिस की बात करें तो इसमें इंजरी के कारण सेल की डेथ होने लगती है, ठीक है, और अपोप्टोसिस एक प्रोग्राम डेथ सेल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नोट्स की। अभी आप लोगों ने पढ़ लिया, अगर आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी के नोट्स चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को हमारे इस नंबर पर मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर, ठीक है, इस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना होगा, ठीक है। तो हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी, और ये सभी के सभी नोट्स पेड होंगे, मतलब आपको पैसे देना होगा तभी मैं आपको वो नोट्स दूंगा PDF के रूप में, ठीक है। और सभी नोट्स इंग्लिश में होंगे, हिंदी में नहीं होंगे, ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मैंने पहले ही बताया नोट्स पेड होंगे, फ्री में प्रोवाइड नहीं करूँगा, आपको कुछ पैसे देने होंगे तभी मैं आपको ये नोट्स दे पाऊँगा। फिलहाल ये सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, पहले से मैंने डाल रखा है,
तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको सॉल्व कराया है और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। आपको और ऐसी तरीके के क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करना, साथ में फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना।